मैम क्लास 11th में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। मैम क्लास 11th में ना बहुत बच्चों को फेल कर देते हैं। मैम आपको पता है हाफ ईयरली के रिजल्ट में मैक्सिमम बच्चे ना मेरी क्लास के फेल हो गए, जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो भी। सो आप सबके मन में ना ये क्वेश्चंस होंगे और आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो मुझसे ऑब्वियसली पढ़ के गए आकर ये बताया कि मैम हमारे रिजल्ट आ गए, इंग्लिश में इतने नंबर आए, बट आपको पता है जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए। तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फाइनल एग्जाम्स में भी ऐसे ही होगा कि हमें 11th क्लास में फेल कर दिया जाएगा? क्या यही पैटर्न चलने वाला है? सो ये सारी बातें बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके चलते ना बहुत सारे बच्चे पहले ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे अपने एग्जाम्स में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं आपको इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ और क्लास 11th की हिस्ट्री भी। सबसे पहला क्वेश्चन कि मैम क्या ये जो स्कूल वाले हैं हमें 11वीं में फेल कर देते हैं? क्योंकि 10th तक क्या चलता आ रहा था, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, दे रहे हैं और जितना हम लोग लिख कर आ रहे हैं उस हिसाब से हमको नंबर मिल जा रहे हैं, राइट। हमें बोर्ड के एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हम गए, हमने किया और हमें अकॉर्डिंगली नंबर मिल गए। बट मैम ऐसे 11th में ही क्यों हो रहा है कि हम लोग करके तो आ रहे हैं बट हमें नंबर मिल नहीं पा रहे हैं? सो यहाँ पर द आंसर इज यस। मतलब ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट स्कूल ऐसा करते हैं। इवन मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ था और मेरी क्लास में ज्योग्राफी में हमारी जो मैम थी, इंक्लूडिंग मी, उन्होंने फेल कर दिया था और मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई थी। तो सोचो मेरे घर का माहौल क्या हो गया होगा वो एक फेल देखकर। और ऐसा नहीं है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, हमें समझ ही नहीं आया कि नंबर कहाँ कट गए, कि ऐसा क्या कर दिया, हर जगह क्रॉस क्यों है हमारी मार्कशीट्स पर। देखो इसमें ना घबराने वाली या स्ट्रेस लेने वाली, फ्रीक आउट होने वाली कोई भी बात नहीं है। पहले तो मैं आपको सीधा से ये बता दूं, स्कूल ऐसा करता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, और सारे नहीं, कुछ स्कूल्स ऐसा करते हैं ताकि भाई क्लास 12th में उनका रिजल्ट खराब ना हो, बच्चों को थोड़ा सा टाइट करने के लिए, कि जो थोड़े ढीले बच्चे हैं उन्हें हम पहले ही रोक लें क्लास 11th में, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक स्कूल के लिए, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, जो हमारे स्कूल का मानना था। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से तुम लोगों को बता रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि स्कूल ज़बरदस्ती आपको फेल करेगा फाइनल एग्जाम्स में, नहीं। हाफ ईयरली में कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स ऐसा कर देते हैं, ज़बरदस्ती फेल नहीं करते, बट जहां उन्हें लगता है कि अभी और पोटेंशियल है, आप और अच्छा कर सकते हो, तो वो फिर आपको वहां पर, मतलब ये नहीं है कि दान में नंबर दे देंगे, नहीं, वो करेंगे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग, क्योंकि ऐसा उन्हें बोला गया है, ऐसा उन्हें करना है। अगर वो ऐसा करेंगे और आपको समझ में आएगा कि यार नहीं, क्लास 11th लप्पू क्लास नहीं है, हमें इसको सीरियसली लेकर चलना है, तभी आप अपना फाइनल एग्जाम में बेस्ट दे पाओगे। तो अगर आपने मेहनत भी करी थी और आपके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है, इट्स ओके, ठीक है, हमारे पास अभी भी टाइम है, हम लोग अभी भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो कि यार क्लास 11th में क्या फेल ही होना है क्या हमको, हम जितना भी पढ़ ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे ज्योग्राफी में जैसे कि मैंने बताया कि मैम ने पूरी, मतलब एक या दो बच्चे होंगे जो बहुत नेक्स्ट लेवल टॉपर थे, ठीक है, तो उन्हें मैम ने पास किया था, वो भी पास, उनके भी कोई इतने अच्छे नंबर नहीं दिए थे, और बाकी हम सबको रोक लिया था फेल। और उसकी वजह से हमने ना और ज़्यादा लगकर पढ़ाई करी। तो फाइनली जब हमारे स्कूल में एक दिसंबर में भी एग्ज़ाम होते थे, तो तब जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें हमें नंबर उन्होंने दिए, तो हमें और अच्छा लगा कि फिर मैम ने बताया कि देखो मैंने ये इसलिए करा ताकि तुम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा करो, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम की चेकिंग होगी ना वो बहुत स्ट्रिक्ट की जाती है। तो उसमें अगर कोई भी बच्चा ऐसा है कि जिसे जैसे टीचर्स दया खाकर नंबर दे देते, वो नहीं देंगे, उन्हें अपने क्लास 12th का रिजल्ट खराब नहीं कराना। तो आप लोग सारी चीज़ों से अपना फोकस हटा के केवल इस चीज़ पे लगाओ कि आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो कोई माइका लाल आपको फेल क्यों ही करेगा, ठीक। अब यहाँ पर ढंग से पढ़ाई करने में बात आती है कि स्टूडेंट्स ना दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करके चलते हैं, और एक होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, यानी कि चीज़ों को टालते रहते हैं, और वो बिल्कुल एंड में जाके सीरियस होते हैं, यानी कि पेपर से 2 दिन पहले। तो बेटा अब ना ये वाली स्थिति बची नहीं है आपके पास, अगर आप ये कर रहे हो ना तो रोक दो। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि चीज़ें हमें टालने में ऐसा लगता है कि ठीक है हम कल कर लेंगे, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हमारे पास प्लान नहीं होता। मान लो अगर मैं आज सुबह उठ रही हूँ और सुबह उठ के मैं सोच रही हूँ कि यार आज मैं क्या भेजूँ,
आज मुझे चैनल पर क्या कराना चाहिए, तो मैं अपना 1 से 1.5 घंटा यही सोचने में बिता दूंगी और ये सोच सोच के ही मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊंगी कि मैं वो पूरे मन से करा ही नहीं पाऊंगी। समझ रहे हो? इसीलिए ट्राई टू बी एक कदम आगे, ये बोलूंगी मैं। ठीक, कि अगर मान लो आपको कल कुछ करना है, पहले ही प्लान करके रखो। जैसे कि इस कैटेगरी में बच्चे होते हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। आपको क्या लगता है एक बच्चा एवरेज और एक बच्चा टॉपर क्यों होता है? देखो, मैं मानती हूँ कि हर बच्चा टॉपर नहीं होता, बनने की जरूरत भी नहीं है, बट हाँ, जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है उतना हमें बेस्ट जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें टॉपर नहीं बनना तो हम अपना बेस्ट भी नहीं देंगे। एटलीस्ट देखते तो हैं, ट्राई मारने में क्या अर्ज है। जब तक टॉपर बनेंगे नहीं ना, वो वाला स्वाद भी नहीं आएगा हमें। ठीक, तो हमें बेटा अपना 1-1 मिनट यूटिलाइज करते हुए चलना है। प्रोक्रेस्टिनेट करने का, चीज़ों को टालने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना, हम उतना थकते हैं। जितना हम चीज़ों को करेंगे ना, उतना चीज़ें होंगी और आपको अंदर से अच्छा फील होगा। लेट्स से आज मेरे पास करने के लिए 10 चीज़ें हैं, 10 थिंग्स ऑन द टेबल। ठीक, और मैं सिर्फ इन्हें सोच रही हूँ कि अरे इसमें तो इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना, और सोचने में ही मेरे 2 घंटे लग गए। अब तुम सोचो मैं किस लेवल की एग्जॉस्ट हूँ कि मुझे ब्रेक चाहिए। मैंने कुछ किया नहीं, केवल मैंने सोचा अब मुझे ब्रेक चाहिए। तो ये सारे जो 10 चीजें मुझे करनी थी, आगे 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 टलती रही। रेदर देन अगर मैं उठते ही ये 10 चीजें करने लगती तो मेरी चीजें टाइम पे होती। सिमिलरली आपको भी क्या करना है, अपना एक दिन पहले अपना शेड्यूल बनाना, एक दिन बाद का, कि कल मैं 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा, ठीक है, या कल मैं इंग्लिश का 1 चैप्टर पढ़ूंगा और कल मैं मैथ्स की ये 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा उठते ही। खत्म बात, ताकि आप लोग अगले दिन प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। अब देखो, अगर हम मोटी मोटी बात करें, अक्टूबर के 15 दिन है, नवंबर है और दिसंबर है। मैं जान को इसलिए काउंट नहीं करी, या जान के भी 10 दिन को आप काउंट कर लो। इसलिए नहीं कर रही थी कि तुम लोगों को यहाँ प्रेशर फील ना हो, क्योंकि जनरली फेब में एग्जाम होते हैं, तो मेरा था कि जान तुम लोग चिल करते हुए, रिवीजन करते हुए बिताओ, बट दिसंबर तक अपना टारगेट लेकर चलो कि यार हमें सिलेबस खत्म करना है। और ये बात अपने ध्यान में रखो कि आप इकट्ठे कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो हम एक साथ सारा सिलेबस कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है, या हम एक साथ सारी सब्जेक्ट्स पढ़ ले तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। अगर आप एक दिन में खाली सोचोगे कि मैं आज मैथ्स ही पढ़ूंगा, या अगर आप ह्यूमैनिटीज की हो तो मैं केवल हिस्ट्री ही पढ़ूंगी, या मैं केवल इंग्लिश, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक चीज पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको ब्रेक देकर हमें जरूरत होती है कि हम कोई दूसरा सब्जेक्ट उस बीच में पढ़ लें, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो इसलिए अपने 2 सब्जेक्ट्स रखो, ठीक है। जैसे मान लो MWF और TTS वाली टेक्निक अपना लो। ये क्या होता है? MWF होता है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक, अब तुम इसमें जो मंडे को सब्जेक्ट रख रहे हो वही वेंसडे को रखो, वही फ्राइडे को, जो ट्यूसडे को रख रहे हो वही थर्सडे को, वही सैटरडे को, ऐसे। और फिर एक दिन पहले, जैसे मंडे क्या करना है, या मंडे और आपको ट्यूसडे क्या करना है, वो आप संडे ही प्लान आउट कर लो। ठीक, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को लेते हुए चलना है। अपने आप को आपको गोल देना है, रोज का एक गोल देना है कि भाई मेरा ये टारगेट है, मुझे आज इंग्लिश की 1 पोम करनी है। अब करने का सही तरीका क्या है? करने का सही तरीका है सबसे पहले 1 शॉट। जो भी आपको करना है उसका आप 1 शॉट देखो, ठीक है। 1 शॉट में लेक्चर देखो और क्वेश्चन आंसर्स। जैसे अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा मैं लेक्चर्स के साथ क्वेश्चन आंसर भी देती हूँ। क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर, यानी कि बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर मुझे कैसे पता चलेगा, 11th में स्कूल में एग्जाम होता है अलग अलग, तो जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मुझे क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही लेक्चर में देती हूँ। तो आप वो देखो, जब भी आप लेक्चर देखो आप अपने नोट्स बनाओ छोटे छोटे, स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो। अपने हाथ से जब आप छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा नहीं कि 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, नहीं, छोटे छोटे से नोट्स बनाओगे तो टीचर ने 15 मिनट में जो बोला है ना, वो आपको अपने एक ही पेज पे सिमट कर आ जाएगा, और तब आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब आप ये कर लो ना, तब आप अपने रात में 1 घंटा अपने क्वेश्चन बैंक के लिए रखो, यानी कि अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? यार बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो गूगल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। या फिर आप ये एडुकार्ड की बुक ले सकते हो, क्लास 11th की एडुकार्ड की बुक मैंने देखी थी रिसेंटली, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है एडुकार्ड की, कि भाई ये हिंदी मीडियम भी देता है। यानी कि कल तुमने देखा होगा कि मैंने क्लास 10th की भी गाइडेंस दी थी, तो क्लास 10th के लिए भी हिंदी मीडियम, यानी कि अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो भी आप ये बुक ले सकते हो। ये बुक नहीं, मतलब ऑब्वियसली सेम बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इन्होंने स्पेसिफिकली बनाई है। तो इसमें ना सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इनकी क्लास 11th के क्वेश्चन बैंक में। ये इतनी सी बुक में सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर तुम खोल के भी देखोगे ना तो हर एक चीज तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी।
रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, तुम्हारा ग्रामर हो गया, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स हो गई और लिटरेचर, और सारे तुम्हारे सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, तुम यहाँ पे देखोगे ना तो सारे तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में बेस्ड मिलेंगे। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं। नोट मेकिंग के ले लो, ठीक है, तुम्हें पता है कि राइटिंग स्किल्स में हमें पोस्टर में, नोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स को रीड करके जाना पड़ता है। तो इस बुक के अंदर, ये एड्यूकार्ड की क्वेश्चन बैंक बुक है क्लास 11th की, इस बुक के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे कि तुम्हें कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो तुम लोग ये क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। अब ये करना कब है? हौश पौश नहीं करना। ये सब करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम आती है बैकलॉग, प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस, सोच सोच कर। जैसे अब इस स्लाइड पे अगर मैं करूँ तो सोच सोच कर ही आधे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा होगा कि कैसे होगा, कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, राइट। सो बैकलॉग हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, टाइम मैनेज कैसे करें, ये सारी प्रॉब्लम से तुम लोग जूझ रहे होगे। अब मैं एक एक करके तुम्हें बताती हूँ तुम्हें करना क्या है। देखो, बैकलॉग कब होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन से। ये सारी चीजें ना एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ कुछ होता रहता है। ठीक, तो अगर आप लेजी हो तो आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। बैकलॉग खत्म कैसे करना है? चीजों को देख के, चीजों को पढ़ के। लोग बोलते हैं मैम बैकलॉग कैसे खत्म करें? अरे पढ़ के ही होगा, है ना। अब दिमाग को ऐसे खोल कर उसके अंदर तो हम नहीं डाल सकते, पढ़कर ही होगा। ठीक, अब मैम पर बहुत सारी वीडियोस है, आप छोड़ दो, गोली मारो उन्हें। आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बैकलॉग की वजह से स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तभी बैकलॉग होता है, राइट। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन सबका इलाज मैं तुम्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन में दूंगी। वो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले कुछ नहीं करना, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना उनकी एक सिलेबस लिस्ट बनाओ अभी, ठीक है। और ये वर्क करेगा, आई स्वेयर। अगर तुम ये फॉलो करते हो, दिस इज गना चेंज योर नेक्स्ट 4 months। तुम अभी के अभी एक सिलेबस की लिस्ट बनाओ। उसके बाद मैम क्या करे? उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज कि उसमें से स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को सिलेक्ट करो। दिस इज योर नंबर 2। बोलते हो ना मैम शुरू कहाँ से करें? यहां से करो शुरू। अभी प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को मार्क करो। जो वीक टॉपिक है उसको रेड से ऐसे सर्कल करो, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको ग्रीन से ऐसे सर्कल कर लो या ब्लू पेन से कर लो। ठीक, अब जब तुम्हारे पास लिस्ट है तो पॉइंट नंबर 3 हमें क्या करना है? एक टाइम टेबल बनाना है। कैसे? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है। और नीचे किसी और पेन से लिख लेना अपना TTS। ठीक, अब क्या करना है मैम? अब जितने भी आप पे सब्जेक्ट है, अगर आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट बांटो। मैं ह्यूमैनिटीज से थी इसलिए मैं आपको अपना बता रही हूँ। या अगर वैसे भी अगर आपके पास PCMB है तो मान लो फिजिक्स रख लिया, मैथ्स रख लिया, या ना यहाँ पे नीचे तुमने केमिस्ट्री रख लिया, यहाँ पर तुमने इंग्लिश रख लिया। इस तरीके से तुम रखो। लेट्स से ह्यूमैनिटीज का मैं बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मंडे को मान लो मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, ठीक है, मतलब ये वाला जो मेरा स्लॉट है इसमें मैं क्या कर रही हूँ? हिस्ट्री कर रही हूँ और इंग्लिश कर रही हूँ। नीचे मैं जियो कर रही हूँ, पॉल साइंस कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ। ठीक, अब जिन पे इकोनॉमिक्स है तुम लोग क्या कर सकते हो? इनमें से जो भी तुम्हें अपना एरिया स्ट्रॉन्ग लगता है, मान लो इंग्लिश तुम्हारा ऑलरेडी हो रखा है तो तुम इंग्लिश को यहाँ पर एक दिन कर दो और बीच में तुम अपना इकोनॉमिक्स कर लो। ठीक, तो ये तुम्हें रखना है। अब तुम्हें ये तो तुम सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तो बना लोगे। नंबर 4 क्या करना है? इसके बाद जो तुमने यहाँ लिस्ट बनाई है ना उसको देखो और अब यहाँ पर अपने आप को अलॉट करो। कितने दिन का? सिर्फ 2 दिन का, पूरे हफ्ते का अलॉट नहीं करना। खुद को गोल्स देने हैं, टारगेट देना है। फॉर एग्जाम्पल भाई मंडे को मैं हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, उसे मुझे एटलीस्ट हाफ खत्म करना है विद क्वेश्चन आंसर्स। अब क्या होता है, हिस्ट्री में टॉपिक वाइज चैप्टर बटे होते हैं। आपको पूरा चैप्टर 1 गो में करने की जरूरत नहीं है अगर आपके बस की नहीं है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज करो, बट जितने टॉपिक करो उसके क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते जाओ ताकि आपको प्रेशर ना फील हो। ठीक, कि वन शॉट देखा, क्वेश्चन आंसर साथ साथ कर लिए, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ। अब और मैं क्या करूंगी? इंग्लिश की अपनी एक पोम करूंगी। समझ में आया?
कि मैं क्या करूंगी, इंग्लिश की एक पोम करूंगी, ये अपना गोल दे दिया। ट्यूसडे को मैं क्या करूंगी, कोई और सब्जेक्ट उठाओ, पॉल साइंस का मैं ये एक चैप्टर करूंगी, इकोनॉमिक्स का मैं ये एक चैप्टर करूंगी, खत्म। पहले मुझे इतना खत्म करना है 2 दिन, फिर मैं ट्यूसडे रात को सोचूंगी कि मुझे वेंसडे और थर्सडे क्या करना है, और जो भी होता जाए ना इस लिस्ट में से टिक 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 करते जाओ। दैट वे जब आपका काम होने लगेगा ना तो आपको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको लगेगा यस आई कैन डू इट बिकॉज आई एम डूइंग इट। समझ में आया? बैकलॉग भी इससे खत्म होगा। आप ये मत देखो मैम ने तो 10 चैप्टर करा दिए मुझे 10 देखने हैं, नहीं, आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलो, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। अब मैं देखूंगी अगर मेरा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नहीं हुआ है, मैं क्या करूंगी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का वन शॉट देखूंगी, नो मैटर मैम ने उससे पहले क्या करा रखा है, मैं पहले पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी देखूंगी। फिर मुझे अगर ग्रामर करना है तो मैं देखूंगी टेंसेस का वन शॉट कहाँ है। तो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाई करनी है ना। अब रीडिंग राइटिंग ग्रामर कैसे मैनेज करना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम लोग देख सकते हो आराम से। तो ऐसे कर कर तुम्हारी चीजें होंगी। लास्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शंस। अब भाई डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, फोन से, राइट, डिस्ट्रैक्शन फोन से होते हैं ना। यहाँ पे तुम अपना 5 मिनट रूल अपनाओ, यानी कि खुद को क्या दो, झूठ बोलो खुद से कि 5 मिनट और पढ़ ले, 5 मिनट और पढ़ ले। ऐसे करोगे ना तो इनिशियली मन लगना शुरू हो जाएगा तुम्हारा पढ़ाई में। तो ये चीज तुम लोग अपनाओ, ठीक। जब भी पढ़ रहे हो अपना नेट बंद कर दो या अपनी मम्मी को फोन दे दो और भूल जाओ कि फोन है भी। अगर दोस्त का फोन आ रहा है पढ़ाई के बीच में, जस्ट आस्क, अगर इतना ही तुम्हें तुमसे रहा नहीं जा रहा उठाए बिना कि हाँ भाई क्या हो गया, बातों में नहीं लगना कि बैठे हुए हो बुक सामने खुली हुई है, हाँ भाई मैं तो मौज में हूँ, नहीं नहीं यार अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही कर रहा हूँ। ओए ओए तुझे फर्स्ट चैप्टर के सेकंड ही आते हैं, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि उसे तुमसे कम आता है, क्योंकि तुम्हें फिर तो खुद में थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सब मत करो यार, ये सब डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें लग रहा है यार हम एक बार ही रील खोलेंगे ना हम नहीं रुक सकते, हमारे अंदर कुछ आ जाता है हम नहीं रुक सकते, तुम भाई रील पे क्लिक ही मत करो ना। तुमने इंस्टा खोल लिया 5 मिनट हो गए, अगर इतना ही नहीं रहा जा रहा बंद कर दो, उसके बाद मत करो रील पे क्लिक। खुद से लड़ना पड़ेगा इनिशियल डेज में, और कोई बेटा जादू टोना नहीं है, और कोई मेडिसिन नहीं है, और कुछ नहीं है पानी में मिलाकर देने के लिए। खुद से फाइट मारो, शुरू के 1 हफ्ते की फाइट है, उसके बाद रूटीन में आ जाओगे। तो जिनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करो, ठीक है गाइस। एड्यू कार्ड का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है एक बार देख सकते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है। एंड आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, पहले नंबर पे है लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस लेटर।